Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स की मास्टर क्लास का मैंने आपको जो अपडेट है वो दिया था। मैंने ये कहा था कि 11th ऑफ सितंबर से रिजिड बॉडी डायनामिक्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसके अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा सेंटर ऑफ मास। उसके अलावा हम उसके अंदर कवर करेंगे कॉलिजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके अलावा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये टॉपिक इस पूरी सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। 20 आवर्स का ये कोर्स रहेगा। स्टार्टिंग के 3 से 4 लेक्चर इसके आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद यदि आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है तो आपको निंजा प्रेप ऐप पर इसके लिए आना होगा। वहाँ पर आपको ये कोर्स अगर कंप्लीट करना है तो इसे परचेज़ करना होगा, और ज़्यादा बहुत कॉस्टली नहीं है। ये ओनली 299 रुपीज़ का कोर्स है, जिसके अंदर आप ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कॉलिजन, उसके अलावा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, ये सारा पोर्शन आपका कवर होगा, जो कि जैम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम 2024 एग्ज़ाम की, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस आप शेयर कीजिए। तो आज का जो पहला लेक्चर है इस मास्टर क्लास का, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास आपकी जो ग्रेजुएशन है, मुझे नहीं पता आपने उसमें किस तरह से इसको पढ़ा हुआ है। मैं बहुत ही बेसिक से आपको लेके चलूँगा सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के लिए। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंटर ऑफ मास, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक होता है सेंट्रॉइड ना। अलग अलग नाम होते हैं, इन अलग अलग नामों का एक्चुअल में मतलब क्या है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को अगर मैं डिफाइन करूं, सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है वो पॉइंट, एक पूरी बॉडी है बनी हुई, मान लो ये पूरी बॉडी है बनी हुई ऐसी ना। ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी, और इस बॉडी में एक पार्टिकल कोई ऐसा होगा, एक पार्टिकल कोई ऐसा होगा जहाँ पर इस पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता होगा, या इस पूरी बॉडी का मास जिस पॉइंट के ऊपर आ रहा होगा उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट about which whole mass of the body, whole mass of the body can be concentrated, whole mass of the body can be concentrated, यानी कि पूरा का पूरा जो उसका मास है उसको कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि इकट्ठा हुआ माना जा सके। यानी कि अगर मैं कह सकूं कि यहाँ पर पार्टिकल M1 है, यहाँ पर M2 है, यहाँ पर M3 है, यहाँ पर M4 है, तो ये जो पॉइंट है जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा मास इसका कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, यानी कि कैपिटल M। कैपिटल M बराबर हो जाएगा अलजेब्रिक समेशन ऑफ M1 M2 M3 एंड सो। तो वो पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब वो कोई भी बॉडी हो जाए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई गाड़ी है, उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। तो एक चीज़ और आपने सुनी है, उस चीज़ को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना, उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड, इनमें फ़र्क क्या है? देखो, जब मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ मास की, तो वर्ड में ही है मास, तो इसका मतलब मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिसके अबाउट पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके। जब मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में क्या होगा, मैं इस मास को जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कहने का मतलब है मैं इस मास को वेट बना दूँ, तो वो पॉइंट जिसके अबाउट पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके ना, वो पॉइंट जिसके अबाउट पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, वेट का मतलब वो mg वाला वेट, तो वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, उस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर एक चीज़ होती है सेंट्रॉइड। जब हम बात करते हैं मास की यानी कि सेंटर ऑफ मास की, या जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये सेंटर ऑफ मास है चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके अंदर है मास। मास किस चीज़ के अंदर आएगा, जिसके अंदर वॉल्यूम है, क्योंकि मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कुल मिलाकर सेंटर ऑफ मास की जब मैं बात कर रहा हूँ या जब मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, तो वो यूज़ हो रहा है 3D फिगर्स के लिए, 3 डायमेंशंस के लिए। 3 डायमेंशंस बोले तो मैं अगर बात करूँ क्यूब की, मैं स्पेयर की बात करूँ,
अगर मैं बात करूँ होलो स्फीयर की, मैं कोन की बात करूँ, तो इन सब के केस में या तो आप यूज़ करोगे सेंटर ऑफ मास या आप यूज़ करोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। परंतु जब मैं यूज़ करता हूँ रेक्टेंगल, जब मैं यूज़ करता हूँ सर्किल, जब मैं यूज़ करता हूँ स्क्वायर, क्या आपने उनके केस में ऐसा लिखा देखा है m1 x1 प्लस m2 m2? नहीं देखा होगा। आपने जब भी सर्किल का या आपने रेक्टेंगल का या स्क्वायर का जब भी आपने सेंटर ऑफ मास निकाला होगा या सेंट्रॉइड निकाला होगा तो वहां पर आपने एरिया कंसीडर किया होगा। ठीक है, तो जब भी टू डायमेंशंस फिगर की बात होगी तो वहां पर मास रिप्लेस हो जाएगा एरिया से, यानी कि वहां पर अब मास नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ऐसा पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का एरिया कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, उस पॉइंट को हम नाम देंगे सेंट्रॉइड। तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है, और बेसिक सा डिफरेंस ये है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, और सेंट्रॉइड वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का क्या माना जा सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड एरिया कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वो यूज़ होता है 3 डायमेंशन फिगर के लिए। जब भी मैं बात करूंगा सेंट्रॉइड की तो वो यूज़ होगा 2 डायमेंशन फिगर के लिए। हालांकि किसी क्वेश्चन में मैं अगर आपको ऐसा कह दूं कि रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई पाप कर दिया है या मेरे को जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। वो लिखने को लिख सकते हैं, वो बेसिक एक डेफिनेशन है कि हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। एग्जाम में आपको लिखा मिल सकता है कि रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो कि ये गलत लिख दिया इन्होंने, वो समझने वाली चीज़ें होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, तो पॉइंट अबाउट विच weight of the body can be concentrated, वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड। और जब मैं बात करूंगा, अच्छा ये दिख तो रहा है ना सबको, एक बार प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता देना। और जब मैं बात करूंगा सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होगा, वो पॉइंट जिसके अबाउट पूरी बॉडी का एरिया कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, पॉइंट अबाउट विच एरिया ऑफ द बॉडी कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, एरिया ऑफ द बॉडी कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, उसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रॉइड। जब मैं बात करूंगा सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड जो यूज होगा वो 2 डायमेंशन फिगर में होगा ना, यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ मैं। सेंट्रॉइड इज यूज फॉर 2 डायमेंशनल फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर, इनके लिए। और जब मैं बात करूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की या सेंटर ऑफ मास की, वो यूज होंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए। तो सेंट्रॉइड इज यूज्ड फॉर 2D figures like circle, rectangle, etc. and CG बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास is used for 3 डायमेंशनल फिगर्स। अच्छा एक आपसे ये बोल दूं मैं कि अगर आपको इसमें हैंड राइटिंग में या फिर आपको दिखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर से ये स्लाइड को मैं चेंज कर दूंगा सो दैट आपको दिखने लग जाए। मेरे को भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें दिखने में दिक्कत हो रही होगी, ये मेरे को लग रहा है। आप लोग प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो हमने डेफिनेशन की बात कर ली है। फिर आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक मिनट रुकना, चलो तुम्हारी दिक्कत खत्म ही कर देते हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला कौन सा, XCM, ऐसा फॉर्मूला लिखा देखा होगा आपने, XCM इक्वल्स टू mx1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, या आपने y के फॉर्म में भी देखा होगा। या अगर मैं एरिया के फॉर्म में बात करूं तो एरिया के फॉर्म में आपने ये फॉर्मूला ऐसा लिखा देखा होगा, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, ऐसा फॉर्मूला आपने लिखे
देखे होंगे, ये डैम श्योर ये आपने देखे होंगे। मैं अभी डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ ये कैसा है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपने फॉर्मूला देखे होंगे। फिर अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आपने इसको अपनी बुक्स के अंदर, टेक्स्ट बुक्स जो आपकी हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं, उनके अंदर इस तरह से लिखा देखा हो। ठीक है, अब वहाँ पर मुझे नहीं पता आप किस तरह से इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ कि इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। देखो भाई, मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो M1RCM, और इसको लिख दिया मैंने M2RCM, ये लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख दिया मैंने M1R1 वेक्टर, ये लिख दिया मैंने M2R2 वेक्टर, M1 वाले एक तरफ और M2 वाले एक तरफ। तो इसको लिखा मैंने M1, और इसको लिख दिया RCM माइनस R1, और इसको M2 को भी इधर में ले आया M2, इसको लिख दिया RCM और माइनस R2, और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से इस तरह की एक इक्वेशन मैंने बना। अब मैंने क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। यहाँ पर मैंने लिखा x और यहाँ पर लिखा मैंने y। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया O, यानी कि 0,0। यहाँ पर कोई पार्टिकल लिया मैंने 1, और यहाँ पर कोई पार्टिकल लिया मैंने 2। तो ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों से मिलकर एक सिस्टम बन रहा है जिसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, CM भी लिख सकते हो आप सीधा। फिर मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया, तो इस पॉइंट को जब मैंने इससे मिलाया तो इसका पोजीशन वेक्टर जो बना उसको लिखा मैंने R1 वेक्टर। इस पॉइंट को जब मैंने इससे मिलाया तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बना वो बना R2 वेक्टर। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। और जब मैंने सेंटर ऑफ मास को इस पॉइंट से मिलाया तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बना वो बना RCM वेक्टर। ठीक है, क्या बना, RCM वेक्टर। फिर मैंने 1 से और सेंटर ऑफ मास की तरफ ऐसे लिखा तो ये बना R1C, R1C। और यहाँ से इस तरह से लिखा तो मेरे बना क्या, R2C, ये बना। तो इनको मैं अगर नाम दे दूँ तो ये है O, ये है 1, ये है 2, और ये पॉइंट है C। तो अगर मैं ये ट्राइंगल बाहर निकालता हूँ, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मैं अगर बाहर निकालता हूँ, ये वाला, तो ये है O, ये है C, और ये है 1। यहाँ है ये R1 वेक्टर, एरो का ध्यान रखना, एरो जो आप लगा रहे हैं। यहाँ पर है ये कौन सा, R1C वेक्टर, और यहाँ पर ये कौन सा है, RCM वेक्टर। तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ का यूज़ करूं या वेक्टर लॉ का यूज़ करूं तो वेक्टर लॉ से मेरे को साफ साफ दिख रहा है RCM किसके इक्वल है, ये है R1 वेक्टर और माइनस R1C वेक्टर। ठीक है, तो RCM माइनस ये प्लस आएगा, सॉरी, R1CM माइनस R1 वेक्टर इक्वल्स टू किसके हो गया, R1C वेक्टर। अब अगर हमें ये पूछा जाए कि RCM क्या है, R1 क्या है, तो RCM क्या है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो RCM जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसी तरह से यदि हमें ये पूछा जाए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसी तरह से हमें यदि ये पूछा जाए कि ये R1 वेक्टर क्या है, तो R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए R1C क्या है, तो R1C क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये बहुत काम की चीज़ है। मैंने ये जो लिखा है, ये सब कुछ लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू बन रही है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, RCM माइनस R1 को मैं R1C लिख सकता हूँ।
इसी तरह से आर सी एम माइनस आर टू को मैं आर टू सी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको लिख दूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से m1 r1 c वेक्टर प्लस m2 r2 c वेक्टर। ठीक है, ये दो पार्टिकल का सिस्टम है। अगर ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल होते ना, फॉर ith पार्टिकल, फॉर ith पार्टिकल या i पार्टिकल्स, उनके लिए क्या बनता है, एल्जेब्रिक समेशन i, यहाँ क्या आ जाता है mi, और ये क्या आ जाता है आर आई सी, है ना, और ये इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक डेफिनेशन आई सेंटर ऑफ मास की। क्या डेफिनेशन आई कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल का, इसके रेस्पेक्ट में किन्हीं भी पार्टिकल्स के मास को और उन पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके अगर उनका एल्जेब्रिक समेशन किया जाए, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट यदि पार्टिकल के मास और उसकी लोकेशन यानी कि उसके पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उनका एल्जेब्रिक सम यदि किया जाए, तो उसका जो एल्जेब्रिक समेशन है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ मास। और जो तुम्हारा फॉर्मूला बना, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ये वाला, तो ये फॉर्मूला भी आ कहाँ से रहा है, ये फॉर्मूला इसी डेफिनेशन से आ रहा है जो मैं ये लिख रहा हूँ। और ये डेफिनेशन बहुत काम की है, आगे जाके जब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो भी मैं इसका यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोगों के पास बन गई है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या बनी है आप लोगों के पास कि सेंटर ऑफ मास is a point about which algebraic summation of mass and position vector, algebraic summation of product of mass of particle and position vector is 0। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि आपने यदि सेंटर ऑफ मास के पास के रेस्पेक्ट में 3 पार्टिकल हैं, मान लो यहाँ पर 3 पार्टिकल होते हैं, ऐसा ये सेंटर ऑफ मास है, एक पार्टिकल यहाँ होता है, एक पार्टिकल यहाँ होता है और एक पार्टिकल यहाँ होता, तो आप क्या लिख पाते, आप लिख पाते m1 r1, m1 r1 c, m2 r2 c और m3 r3 c इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रहे जब मैं ये r1c r2c लिख रहा हूं तो ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है, जबकि ये जो फॉर्मूला आप बनाते हैं ये वाला, इसमें ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो हम तो यही फॉर्मूला पढ़ते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, परंतु कई बार यहाँ से हमें फंसा दिया जाता है, ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है। तो 2 पार्टिकल सिस्टम की जब भी बात होगी, इसकी बात होगी 2 पार्टिकल सिस्टम की जब भी बात होगी, तो 2 पार्टिकल सिस्टम के केस में भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, m1 r1c प्लस m2 r2c। जब भी 2 पार्टिकल सिस्टम की बात होगी, फिर मैं बोल रहा हूँ 2 पार्टिकल सिस्टम के केस में आप यही फॉर्मूला यूज करोगे जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 पार्टिकल सिस्टम के केस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई इस फॉर्मूला की। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये कि RCM बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m। एक रिजिड बॉडी के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, उसको अलग अलग लिखकर बताने की मेरे को कोई ज़रूरत है नहीं, और मेरे को नहीं लगता कि आपको भी ऐसी कोई ज़रूरत होगी कि मैं उसको अलग अलग से लिख के बताऊँ कि रिजिड बॉडी के लिए ये होगा और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ये होगा। और जब भी मैं किसी कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ, चाहे वो 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, वो 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, और R क्या है, R है एक पोजिशन वेक्टर। R यदि एक पोजीशन वेक्टर है तो R किसके बराबर होगा, xi कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताओ तो उसकी अलग वैल्यू होगी,
वाई कोऑर्डिनेट बताओ तो उसकी अलग वैल्यू होगी, और जेड कोऑर्डिनेट बताओ तो उसकी अलग वैल्यू होगी। तो कुल मिलाकर मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि जो एक ith पार्टिकल के लिए है उसके लिए आप सेंटर ऑफ मास जो है उसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, MI/RI की वैल्यू 1 से लेकर और जहाँ तक भी आपको दिए लेट सपोज n तक है, और नीचे होगा मास MI और I की वैल्यू 1 से लेकर और n। और x यदि आपको निकालने को बोला जाए XCM निकाल दो ना, XCM यानी कि x कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो उस केस में क्या करोगे, I = 1 n, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा MI/XI, नीचे सेम कहानी रहेगी एल्जेब्रिक समेशन MI = 1 से n। इसी तरह से आपको बोला जाए यदि YCM निकाल दो तो YCM के केस में क्या होगा, I = 1 n, यहाँ क्या होगा MI/YI कौन एल्जेब्रिक समेशन MI। इसी तरह से आप कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, Z कोऑर्डिनेट। तो Z कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे तो ZCM, यहाँ पर क्या बनेगा एल्जेब्रिक समेशन I = 1, ये n होगा, यहाँ पर होगा MI, ये क्या बनेगा ZI, ये क्या बनेगा ZI अपॉन यहाँ पर क्या बन जाएगा एल्जेब्रिक समेशन ऑफ M। तो ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जितनी भी बात करी है, यहाँ पर मैंने जितनी भी बात की है ये सारी की सारी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है, यानी कि 3 डायमेंशन फिगर्स के केस में। अगर मैं 2D के केस में बात करूं या मैं बोलूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ, है ना, तो फॉर CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के केस में फॉर्मूला जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, M1 नहीं लिखोगे, अब आप M1 की जगह आप क्या लिखोगे W1। W1 बोले तो वेट ऑफ पार्टिकल या वेट ऑफ बॉडी, है ना, W1, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस W2 R2 वेक्टर अपॉन W1 प्लस W2। ये बात अलग है कि W को जब आप सॉल्व करोगे तो W बराबर होता है mg, g खत्म हो जाएगा, ऊपर वही बचेगा M1 M2 और M1 M2 नीचे बचेगा, और जब तक कि आपको किसी क्वेश्चन में अलग से वेट नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला कुल मिलाकर घूम फिर कर वापस वही आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। इसी तरह से अगर आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिखना हो, सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, सेंट्रॉइड के लिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा फॉर्मूला में A1 R1 वेक्टर प्लस A2 R2 वेक्टर अपॉन A1 प्लस A2। अब यहाँ पर आपने देखा कि जब भी मैं जिस भी फॉर्मूले में बात कर रहा हूँ उसमें प्लस मैं लगा रहा हूँ, मैं जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैं साइन यूज़ कर रहा हूँ प्लस का। तो इस प्लस का साइन का मतलब है कि जो भी मेरा फिगर बना हुआ है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, उसमें चीज़ें जुड़ रही हैं। कई फिगर्स आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, मान लो आपको ऐसा फिगर देखने को मिल गया, एक कोई ये फिगर है रैंडम सा और उसमें से ये डिस्क कट गई ऐसे, या डिस्क या कोई भी कैविटी है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास या जो भी आप निकालेंगे तो यहाँ से ही निकालेंगे। तो ये मान लो M2 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से, इसका जो कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से वो है R2 और इसका जो कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से वो है R1। तो ये M2 निकाल लिया, इस पूरी बॉडी का मास M1 है, तो इसका RCM कैसे निकलेगा, M1 R1 वेक्टर माइनस, अब आप क्योंकि माइनस कर रहे हो तो माइनस M2 R2 अपॉन क्या हो जाएगा M1 माइनस M। ठीक है, कब, जब आप किसी पार्ट को रिमूव कर रहे हो, when any part is removed from the system, remove from the system और बॉडी, तो उस केस में ये फॉर्मूला होगा चेंज, और चेंज होकर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बीच में आ जाएगा माइनस, मतलब जो भी पार्ट आप हटा रहे हो वो माइनस बनेगा। अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे ना, एक मिनट रुकना, जब भी आप सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, इन चीज़ों की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको एक डिस्टेंस चाहिए जिसको हम कह रहे हैं R1 या R2, या वो डिस्टेंस होगी R1C या R2C। तो कुल मिलाकर ये जितनी भी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस लेने के लिए आपको एक रेफरेंस चाहिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस मैं यहाँ नोट लगा के लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड with respect to our reference,
विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस। इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसा कि मेरे को मेरी हाइट मेजर करनी है, ऐसा थोड़ी है कि मेरी हाइट मेजर करके आपने यहाँ से स्केल लिया और यहाँ से लगा दिया कि इतनी हाइट आ गई, नहीं। मेरी हाइट अगर मेजर करनी है तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, यानी कि आप या तो ज़मीन को रेफरेंस मानो, वहाँ से आप जो भी आपका मीटर स्केल है या जो भी है उसको लगाओगे, फिर उसके बाद ऐसा लगाओगे, या आप सीलिंग से मेरी हाइट को मेजर कर रहे हो तो वहाँ से आप उसको टेप को रखोगे और फिर उसके बाद वो टेप को नीचे तक लाओगे। तो जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो, कुल मिला के आपने रेफरेंस को डिफाइन किया। तो इसी तरह से सेंटर ऑफ मास जब आपको निकालना होगा तो आपको एक रेफरेंस डिफाइन करना होगा कि मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, और अगर आप दूसरे एक्सिस के अबाउट पूछ रहे हो तो उसके अबाउट आंसर ये होगा। ये कैसे, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल्स बताता हूँ, फिर उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg, एक का मास 1 kg है, दूसरी का मास 3 kg है, हैव पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर दे रखा है पहले का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, दूसरी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है -3i कैप -2j कैप प्लस के कैप रेस्पेक्टिवली। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो सिंपल सा कहानी है, पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो, RCM इक्वल्स टू, 2 पार्टिकल का है तो M1R1 प्लस M2R2 ऑन M1 प्लस M2। ठीक है, सवाल ये है कि अब मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा। कई बच्चों का क्वेश्चन ये हो सकता है, मैंने R1C वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा। क्योंकि देखो पोजीशन वेक्टर्स जो दिए हुए हैं ये आपको कहीं भी डिफाइन नहीं है, यहाँ पर यहाँ क्लियरली डिफाइन है कि ये जो डिस्टेंस है वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, सेंटर ऑफ मास के। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आई कैप 2j कैप के कैप या -3i कैप -2j कैप माइनस के कैप, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, यानी कि ये R1 और R2 की वैल्यू गिवन है। तो अब क्या करोगे, ये वैल्यूज आप यहाँ पर रख दो, अगर ये R1 है तो ये R2 हो जाएगा, अगर ये M1 है तो ये M2 हो जाएगा। M1 की वैल्यू कितनी है 1, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस M2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 है, R2 की वैल्यू कितनी होगी -3i -2j और प्लस के कैप ऑन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और ये 3 तो ये बनेगा -9i कैप, 3 2 6 -6j कैप और 3k प्लस 3k कैप अपॉन 4। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, और 3 और 1 4। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए -2i कैप -j कैप और प्लस के कैप, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मेरे को लगता नहीं कि आपको इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि 3 आइडेंटिकल स्पेयर, 3 आइडेंटिकल स्पेयर है, तीनों का मास हम सेम मान सकते हैं, ईच ऑफ रेडियस r, तीनों की रेडियस r है, प्लेस्ड टचिंग ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एज शोन इन फिगर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये ऐसा दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ और नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, एक पार्टिकल, एक स्पेयर ऐसे रखा है इस तरह से, तो इस तरह से जो रखा है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,0। एक स्पेयर यहाँ रखा है, ये, तो इसकी रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r, और इसका सेंटर होगा यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r, मतलब ये कितना हो गया 2r, 0, और एक स्पेयर यहाँ रखा है, यहाँ पर यहाँ पर रखा है, और ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। पहली चीज, इसका जो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट है ये तो आ रहा है कहाँ पर, r पर, तो इसको मैंने लिख दिया r।
अब इसका मेरे को वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो इसको मिलाओ, इसको मिलाया और इसको मिलाया, तो एक ट्राइंगल बना। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा ट्राइंगल बन गया, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि हर एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। क्यों है इक्विलेटरल, क्योंकि सारे जो स्पेयर्स हैं वो क्या है, इक्वल जो वेट के हैं या इक्वल मास के हैं और आइडेंटिकल है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये डिस्टेंस आप लोग निकाल चुके हैं, ये कितनी आर, तो ये वाला ट्राइंगल आपको मिल गया, ये वाला ट्राइंगल। मान लो कि ये डिस्टेंस है वाई, तो इस ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है कि जो टेन 60 डिग्री है वो किसके बराबर हो गया, वाई अपॉन आर। तो टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो √3 इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। तो वाई कितना हो गया, r√3। वाई कितना हो गया, r√3, यानी कि मेरे को तीसरा जो ट्राइंगल है उसका भी कोऑर्डिनेट पता लग गया, r√3। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, तो अब मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट हैं, तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा, अगर मेरे को x निकालना है, x के लिए क्या करूँगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको बोला था कि ये जो डिस्टेंस मीजर होगी ये किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट होगी, और पूरे क्वेश्चन के लिए एक रेफरेंस एक्सिस फिक्स होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक की डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर कर रहे हो, एक की डिस्टेंस आप इधर से, एक की डिस्टेंस को आप इस पॉइंट से मेजर कर रहे हो और एक की डिस्टेंस को आप इस पॉइंट से मेजर कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। एक रेफरेंस एक्सिस आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इन दोनों को रेफरेंस एक्सिस ले लिया। जब भी आप x में डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसके लिए रेफरेंस ली जाएगी y के अबाउट, और जब भी आप y में डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसके लिए रेफरेंस ली जाएगी x के अबाउट। तो सबसे पहले जब मैं x बार निकाल रहा हूँ तो उसके लिए रेफरेंस एक्सिस लिया जाएगा y को। x1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 2r और x3 हो जाएगा r, जो कि आपको साफ साफ दिख भी रहा है। तो m1 की वैल्यू को m ले लिया, x1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू m ले ली, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 2r, प्लस m3 की वैल्यू m और x3 की वैल्यू हो गई r, अपॉन m प्लस m कितना हो गया 3m। तो x की वैल्यू पहला 0 हो गया, ये कितना हो गया 2mr, और ये कितना हो गया mr, कितना हो गया 3mr, तो ये बना 3mr ओवर 3m। तो यहाँ m से m कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, r बन गया ना, ये क्या हो गया r। इसी तरह से आप कौन सा निकाल लोगे, y बार, तो ये x बार है। इसी तरह से आप क्या निकाल लोगे, y बार, तो y बार में आप क्या लिखोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, अपॉन आप क्या लिखोगे, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। एक मिनट रुकना भाई, मोबाइल बहुत बज रहे हैं, तो मेरे को साइलेंट पे करना है। तो यहाँ से अब जब इनकी पॉइंट्स की वैल्यू रखेंगे तो मैं अब डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। r/√3 आएगा, r/√3। यहाँ पर y1 की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ, y1 की वैल्यू इससे कितनी दिख रही है 0, y2 की वैल्यू भी कितनी दिख रही है 0, और y3 की वैल्यू जो आपको दिख रही है वो r√3 दिख रही है। ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकाल। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रेफरेंस का मतलब क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे या सेंट्रॉइड निकालेंगे, किसी भी केस के लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। बिना रेफरेंस के आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि मैं इसकी डिस्टेंस यहाँ से ले लूँ, इसकी डिस्टेंस यहाँ से ले लूँ, एक ऊपर से ले लूँ, तो उस केस में क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, दो क्वेश्चन और क्वेश्चन करा देते हैं थोड़े से। ये क्वेश्चन जो बोला है इसमें बोला गया है द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L। नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और उसका मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है, λx। गिवन क्या है आपको, गिवन है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ये है λx। ठीक है, कितना है, λx है, मास पर यूनिट लेंथ है। मान लो ये रॉड है कोई, ये रॉड है और ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। कौन सी रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब
इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये वाला, ये इस नॉन यूनिफॉर्म में ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो है dx। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, dx है। तो अगर मेरे को मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है तो इस एलिमेंट का मैं क्या निकाल लूँगा, मास निकाल लूँगा। तो मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ एलिमेंट मैं कैसे निकालूंगा भाई, ये जो मास पर यूनिट लेंथ है, अगर मैं इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ जो लैम्बडा एक्स है, इसको यदि मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो dx इसकी लेंथ है इस एलिमेंट की, तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा, एलिमेंट का मास आ जाएगा। और ऐसे ही मैं ये मान सकता हूँ कि ये रॉड छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी होगी। पूरी लेंथ का अगर मेरे को मास निकालना है तो उसके लिए मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। तो क्या आ जाएगा इसका मास, तो मास ऑफ द रॉड, तो मास ऑफ रॉड वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 से L और लैम्बडा एक्स और dx। हमें तो पर क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m समेशन ऑफ mx। ठीक है, क्या होता है, समेशन ऑफ mx। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एलिमेंट है उसके लिए आपको एक डिस्टेंस भी कंसीडर करनी पड़ेगी x। तो सेंटर ऑफ मास का इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 से L, ये हो जाएगा लैम्बडा एक्स dx। और फिर मैंने कहा आपको एक डिस्टेंस कंसीडर करनी पड़ेगी x, ये तो dm हो गया, ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ये हो गई dm। dm का मतलब हो गया मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट को एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या बन जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस। और अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है, 0 से m लैम्बडा एक्स dx। अब कई धुरंधर लोग ये करेंगे कि ऊपर से इन दोनों को काटेंगे, तो ऐसा मत कर देना, गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा मत कर देना, गलत हो जाएगा। लैम्बडा से लैम्बडा को फिर भी काट सकते हो, x और x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और उसका आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा x³ अपॉन 3। नीचे वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा x² अपॉन 2। ठीक है, फिर 2/3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2L/3। मैं फिर कह रहा हूँ ये काट मत देना कहीं, कि आप चक्कर में हो कि ये लैम्बडा एक्स से लैम्बडा एक्स कट गया, ये पूरा कट गया, आंसर आ गया x, और 0 से L, तो इसका आंसर लगा दूंगा L, तो वो हो जाएगा गलत। इंटीग्रेशन वैसे मत करना। आंसर कितना आ गया, 2L/3, ऑप्शन है ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर ये क्वेश्चन में बोला है, वन एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m1 is riveted to a center of a circular uniform disk of radius r and mass m2 such that they are coplanar। कोप्लेनर मतलब दोनों एक ही प्लेन में है। द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, हमें बोला है वन एंड ऑफ द थिन रॉड। वन एंड ऑफ द थिन रॉड, इस चीज़ का क्या मतलब है, ये थिन रॉड में बना देता हूँ। लेट सपोज ये एक थिन रॉड है, इस थिन रॉड की लेंथ कितनी है, L है, लेंथ कितनी है L, मास m1, मास कितना है इसका m1, इसके एक एंड को रिवेट कर दिया जाता है सेंटर ऑफ सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क। यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्क के सेंटर के साथ इसका एक एंड को क्या कर दिया है, रिवेट कर दिया। रिवेटिंग का मतलब समझते हो, रिवेटिंग का मतलब है, आपने अपनी घर की बाल्टी देखी, लोहे की बाल्टी आती है, जो बकेट आती है, उस लोहे की बकेट में देखना ऐसे गोले गोले से बने होते हैं, है ना, साइड में जॉइंट करने के लिए, तो वो जो गोले गोले से दिखते हैं उनको बोलते हैं रिवेटिंग। तो यहाँ पर इनकी रिवेटिंग कर दी ऐसे, ये इनकी रिवेटिंग कर दी, ऐसा गोला सा बन गया, तो उसको हमने कहा रिवेटिंग। जो सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क है उसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस हो गई r, और इसका मास है m2, मास है m2, और ये पूरा एक ही सिस्टम में है, पूरा किस में है, एक ही सिस्टम में है। तो हमें क्या बोला है, इस पूरे सिस्टम का क्या बताओ, सेंटर ऑफ मास बताओ। देखो भाई कैसे करेंगे, इसके लिए मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, ये और ये रेफरेंस पॉइंट हो गया।
ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, एक्स सी एम इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो सर्कुलर डिस्क है ना, मैं आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, फॉर सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है तो उस सर्कुलर डिस्क के लिए उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ होती है, उसके सेंटर पर होती है। ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है कहाँ पर, उसके सेंटर पर। और एक रॉड है यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, उसके लिए उसका जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है, ये आप कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, उनके सेंटर ऑफ मास याद करने पड़ेंगे। हालांकि इनको निकालने के लिए डेरिवेशन होते हैं, हम उस डेरिवेशन को करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कहाँ होता है, इसके सेंटर ऑफ मास इसके हाफ पर होता है सेंटर ऑफ मास। अब आपको जो डायग्राम दिया गया है पीछे वाले फिगर में, तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट ही मैंने यहाँ रख दिया, कहाँ पर, जहाँ पर इस सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास है। तो सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है वहीं पर रेफरेंस है। तो x1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0 हो गई है। x2 की जो वैल्यू है वो x2 यहाँ होगा कहीं, तो ये यहाँ से डिस्टेंस है l, तो ये पॉइंट है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 की डिस्टेंस हो जाएगी l/2। तो x2 जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2 डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, l/2। ये जो जितने भी वैल्यूज़ आई है मैं इनको इन फॉर्मूला में रख दूंगा। तो अब XCM क्या रखना है, m2 वाला तो हो गया 0 प्लस m1, ये कितना हो जाएगा l/2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला कितना आ गया, XCM, ये कितना आ गया, m1l अपॉन 2 m1 प्लस m2। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया। चेक करो कौन सा सही है। जब इसको आप चेक करेंगे तो ऑप्शन आपके पास सही आएगा। l/2 वाला कौन सा है, ये वाला ना, ये ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ये फिनिश। कंसीडर अ 2 पार्टिकल सिस्टम विद अ पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2। दो पार्टिकल का सिस्टम है जिसमें मास है दो m1 m2। इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास थ्रू अ डिस्टेंस d1, एक पार्टिकल को शिफ्ट कर दिया जाता है, धक्का मार दिया जाता है डेल x1 से, यानी कि उसकी पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है, और वो जो शिफ्ट है उसको लिखा है d से। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकंड पार्टिकल बी मूव्ड सो एज कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन। देखो भाई, कहानी कुछ ऐसी है कि पहला जो केस है सेंटर ऑफ मास का, वो फॉर्मूला लिख दो, एक्स बार इक्वल्स टू, ये एक्स बार है, सेंटर ऑफ मास को आप एक्स बार भी लिख सकते हो, एक्स बार इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। हमें ये बोला है कि इसको शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट करने के बाद ये फॉर्मूला जो है वो मैंने ऐसा लिख दिया, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन। सेंटर ऑफ मास को हमें सेम पोजीशन पर रखना है। सेम पोजीशन पर रखने का मतलब ये डेल्टा एक्स बना होगा, तो डेल्टा एक्स सेम पोजीशन मतलब पहले अगर पोजीशन x1 थी, बाद की अगर पोजीशन x2 है, तो इसकी पोजीशन में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 0 हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है, 0 है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास में जो शिफ्ट है वो 0 है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल्स टू 0। डेल्टा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है सेकंड पार्टिकल के लिए, तो डेल्टा x2 की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा x2 इक्वल हो जाएगा माइनस m1 डेल्टा x1 ओवर m2। तो ये हो गया माइनस m1 डेल्टा x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, d, तो ये हो जाएगा d अपॉन m2। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया माइनस m1d अपॉन m2। अब माइनस m1d अपॉन m2 कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, d हो गया। इसमें मैग्नीट्यूड ले लिया है, इसमें ये नहीं सोचना है कि माइनस क्यों आ गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, सबसे पहले तो हमने ये समझा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास के कुछ बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। फिर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कैसे करेंगे। कई बार उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर भी होगा वो सेंटर ऑफ मास का होगा। अभी तक जो हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं लेबोरेटरी फ्रेम से। आगे जाकर हम इसका जो फ्रेम है वो भी हम चेंज करेंगे, पर फ्रेम चेंज करने के पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, कॉलिजन। तो शुरू के 2 बेसिक लेक्चर हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर पढ़ लेंगे, तो उसके बाद पहले हम कॉलिजन पढ़ेंगे, फिर हम सेंटर ऑफ मास को अलग अलग पोजीशन से देखेंगे, यानी कि लेबोरेटरी फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो कैसे दिखती है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो कैसे दिखती है, उसको हम आगे के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एज आई सेड कि ये जो क्लासेस हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की, इसके शुरू के 3 से 4 लेक्चर ही आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करना है तो आपको ये सारी क्लासेस निंजा प्रेप बाय कपिल सर ऐप पर अवेलेबल होंगी। कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 299 रुपीज़ है, जिसके अंदर आपको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का पूरा जो कोर्स है वो कवर कराया जाएगा, जिसके अंदर जो चैप्टर्स हम कवर करेंगे वो होगा सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल रोटेशनल मैकेनिक्स। ये सारे चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि वहाँ पर भी ये टॉपिक आता है, तो वो सभी लोग ये जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम एग्ज़ाम की, सो दैट उन तक भी ये क्लासेस पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप या आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप फॉलो करके टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।